नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्यात्मक परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए हुए हैं, अभिकथन तथा तर्क। नीचे दिए गए कोड की सहायता से आप अपना उत्तर दीजिए। तो आप अभिकथन तथा तर्क वाले प्रश्न पहले भी कर चुके हैं। तो अभिकथन दिया हुआ है, किसी समस्या के हल के लिए सामान्यतः जरूरत यह होती है कि तर्क को दीर्घावधि लक्ष्य से लघु अवधि लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाया जाए और इसी प्रकार आगे भी। यानी कि अभिकथन कह रहा है कि जब भी हम समस्या का समाधान कर रहे हो तो वहां पर समस्या समाधान के लिए जरूरत यह होती है कि जब हम लक्ष्य निर्धारित करें तो बहुत दीर्घ अवधि लक्ष्य को हम लघु अवधि लक्ष्य में परिवर्तित करने का प्रयास करें, ताकि जो समस्या हो वह जल्द से जल्द समाधान हो जाए। या तो हम बड़े बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित कर लें और आगे भी ऐसे ही करते रहें। तो जाहिर सी बात है कि जब हम छोटे छोटे टास्क के आधार पर एक बड़ी समस्या का समाधान करते हैं तो वह और भी आसानी से समाधान हो जाता है। तो यह अभिकथन तो सही प्रतीत होता है। वहीं हम तर्क की बात करें तो किसी समस्या का सबसे उपयुक्त हल प्राप्त करने के लिए लघु अवधि लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। जाहिर सी बात है, वही बात कही जा रही है यहां पर भी कि समस्या कोई भी समस्या हो, उसका अगर हम सबसे उपयुक्त हल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें लघु अवधि लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि तर्क भी सही है और साथ ही साथ क्या है, जो अभिकथन कह रहा है उसकी वो व्याख्या भी कर रहा है। तो अगर आप कोड पे देखें तो कोड में आपको मिलेगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो आपका ऑप्शन जो सही होता है वो ऑप्शन सही होता है डी। आइए अगले प्रश्न को देखें। तो ये भी अभिकथन तथा कारण वाले प्रश्न हैं, तर्क वाले प्रश्न हैं। अभिकथन है कि लोग जब थोड़ी शराब पी लेते हैं तो ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। यानी कि जब व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसमें एग्रेशन देखा जाता है, आक्रामकता देखी जाती है। ऐसा क्यों होता है कि शराब उच्च श्रेणी के संज्ञानात्मक प्रकार को छीण कर देता है। यानी कि शराब क्या करता है, जो हाई मेंटल प्रोसेस है, जो उच्च मानसिक प्रक्रियाएं हैं या संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं आप कह लीजिए, उसको क्या कर देता है, कमजोर कर देता है, या आप कह दीजिए सुषुप्त अवस्था में ला देता है, जिसके कारण व्यक्ति आक्रामक होता है, यानी कि आक्रामकता दिखती है। लेकिन आप देखेंगे कि ए और आर सत्य दोनों है, क्योंकि व्यक्ति जब शराब पी लेता है तो आक्रामक दिखता है। आंखें कैसी, आंखें चौड़ी हो जाती हैं, चेहरे पे तनाव आ जाता है और आवाज तेज तेज से होने लगती है। तो यह क्या है, एक तरह से आक्रामकता का लक्षण दिखाई देने लगता है। तो अवश्य ही जो अभिकथन आपका है क्या है, सही है। वहीं तर्क भी आपको सही प्रतीत होगा, क्योंकि शराब क्या करता है, जो संज्ञानात्मक प्रकार्य हैं उनको छेड़ कर देता है कि हमें चीजों को किस वे में लेना है, इस चीज को समझने की जो क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है। तो तर्क भी पूरी तरह से सही प्रतीत होता है, लेकिन यह पूरी तरह से व्याख्या नहीं करता है। इसलिए जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा बी, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है, परंतु ए और की व्याख्या नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। आप देखेंगे सूची फर्स्ट में कुछ शब्द दिए हुए हैं और उसकी संक्षिप्त व्याख्या दी हुई है। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है सामाजिक प्रभाव, यानी कि सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक संज्ञान सिद्धांत, सामाजिक सुगमीकरण और सामाजिक पहचान। और वहीं व्याख्या में आप देखेंगे तो व्याख्या में पहले दिया हुआ है, यह शब्द श्रोतागण के प्रभावों और सहकार्य प्रभावों की ओर संकेत करते हैं। तो आप जानते हैं कि श्रोतागण का प्रभाव कहां पड़ता है, सोशल फैसिलिटेशन पे पड़ता है। वहीं
सहकारी प्रभावों पर, यानी कि साथ साथ जब हम कार्य करते हैं तो उसका जो है प्रभाव पड़ता है कि सोशल फैसिलिटेशन एक ऐसा सामाजिक प्रभाव आप कह लीजिए, ऐसे सामाजिक सुगमीकरण है जिसमें व्यक्ति क्या होता है, अन्य लोगों की उपस्थिति में, चाहे वह व्यक्ति सक्रिय हो या निष्क्रिय हो, उसके निष्पादन में उत्कृष्टता देखी जाती है। यानी कि अगर आप लोगों के बीच में हैं तब आपके व्यवहार सामान्य आपके व्यवहार से उत्कृष्ट व्यवहार होगा, उसी को कहते हैं सामाजिक सुगमीकरण। तो अवश्य ही जो ऑप्शन आपका सही हो रहा है, पहले का कौन सा, आर सही हो रहा है। वहीं बात करें आत्म की अवधारणा आंशिक रूप से समूह सदस्यता से निकलती है। आत्म की अवधारणा की यहां बात हो रही है कि सेल्फ की बात की जा रही है, सेल्फ की अवधारणा, आइडेंटिटी की बात की जा रही है। तो आप देखेंगे कि आपको शब्द में यानी सूची फर्स्ट में मिलेगा सामाजिक पहचान, सोशल आइडेंटिटी, यानी कि आत्म की अवधारणा। तो आप अवश्य ही सेकंड को किससे मिलाएंगे, यस से। वहीं थर्ड की हम बात करें तो थर्ड क्या है, कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिससे किसी व्यक्ति की अभिवृत्तियों, मतों, विश्वासों या व्यवहार में बदलाव आता है। यानी कि कोई भी ऐसी सामाजिक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति क्या होता है, अपनी अभिवृत्ति में, अपने मतों में या अपने व्यू में बदलाव कर लेता है, तो वो क्या होता है, उसे कहा जाता है सोशल इन्फ्लुएंस। यानी कि सामाजिक प्रभाव के कारण, सामाजिक दबाव आप कह लीजिए, या प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, उसके कारण क्या होता है, व्यक्ति में ऐसे व्यवहार के बदलाव देखने को मिलते हैं। तो आप अवश्य ही पी को मिलाएंगे 3 से। अब आपके पास एक ऑप्शन बचता है सामाजिक संज्ञान सिद्धांत। तो आप देखेंगे कि फोर्थ पे लिखा हुआ है सामाजिक अधिगम का एक उपागम, जिसमें अधिगम से प्राप्त खोजों को शामिल किया गया है। तो आप अवश्य ही क्यू को मिलाएंगे किससे, 4 से। इस आधार पर अगर आप देखें तो आपका जो ऑप्शन सही हो रहा है वह ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, सी सही हो रहा है। यानी कि 3, 4, 1 और 2। आइए अगला देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, खाली स्थान, उसके बाद सिद्धांत के अनुसार, यानी कि कौन से सिद्धांत के, वो आपको बताना है। ऑप्शन के अनुसार कि सिद्धांत के अनुसार विचारों और भावों में बदलाव का कारण है कि लोग ऐसे भावों को उचित सिद्ध करने की ओर प्रेरित होते हैं जो अन्यथा परिकल्पित प्रतीत होता है। यानी कि अन्यथा परिकल्पित प्रतीत होता है, यानी कि वह सही नहीं होता है लेकिन फिर भी उसको सही करने का प्रयास किया जाता है। इस सिद्धांत को ने प्रस्तावित किया। आपको यहां किसने प्रस्तावित किया बताना है, और यहां पे बताना है कौन सा सिद्धांत है। तो आप देखेंगे कि यह कॉग्निटिव डिसेंडेंट थियरी की ओर संकेत कर रहा है, जिसे आप संज्ञानात्मक विसन्नादिता का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें व्यक्ति के संज्ञान में होता है लेकिन उसको वह नकार देता है। यानी कि उस जानता है कि हम जो भी चीजें कर रहे हैं वो गलत है, फिर भी उसे सही सिद्ध करने के लिए अन्यथा परिकल्पित प्रतीत करता है उसको। जैसे आप उदाहरण दे लीजिए, अगर जो व्यक्ति शराब पीता है और वह जानता है, उसके संज्ञान में है कि शराब पीने से फेफड़े का कैंसर होता है या शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके संज्ञान में है, फिर भी चूंकि वह पीता है इसलिए उसे उचित सिद्ध करने के लिए अन्यथा परिकल्पित करने का प्रयास करता है उसको। और क्या कहता है कि बहुत से डॉक्टर भी शराब सिगरेट पीते हैं। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जब हम जानते हुए, हमारे संज्ञान में है कि वह चीज खराब है, उसके बाद भी हम उसके उचित सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर संज्ञानात्मक विसन्नादिता उत्पन्न होती है। उसी को फेस्टिंगर ने, एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है फेस्टिंगर, इन्होंने 1957 में अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने पुस्तक लिखी ए थियरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंट। उस पुस्तक में इन्होंने संज्ञानात्मक विसन्नादिता के सिद्धांत की चर्चा की है। और यह जो प्रश्न है वह ऊपर आप लिखें, यहां पर आएगा संज्ञानात्मक विसन्नादिता सिद्धांत के अनुसार विचारों और भावों में बदलाव का कारण यह है
कि लोग ऐसे भाव को उचित सिद्ध करने की ओर प्रेरित होते हैं जो अन्यथा परिकल्पित प्रतीत होते हैं। इस सिद्धांत को फेस्टिंगर ने, लियोन फेस्टिंगर ने प्रस्तावित किया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? वो होगा बी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सत्ता के आज्ञा पालन का प्रसिद्ध अध्ययन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आप यह भी सामाजिक मनोविज्ञान से बना हुआ प्रश्न है। सत्ता यानी कि एक तरह से पावर की बात अगर यहां पर की जा रही है तो उसमें आज्ञा पालन पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत मिलग्राम द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने कुछ प्रयोज्यों को हल्का विद्युत आघात देने का आदेश दिया था। उस आधार पर इन्होंने आज्ञा पालन पर अपना अध्ययन किया था। तो अवश्य ही आप जानते हैं कि आज्ञा पालन पर जो अध्ययन हुआ था वो किसका? मिलग्राम का हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखें तो एक ही ऑप्शन मिलता है, मिलग्राम, क्योंकि एस ने इस पर अध्ययन किया नहीं था। लतानी एवं डार्ली का भी अध्ययन दूसरा है और जिम बॉन्डे का भी अध्ययन दूसरा है। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तो कायिक तंत्रिका तंत्र यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात की जा रही है, निम्नलिखित में से एक को क्रियाशील नहीं करता है। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें से 3 को वह क्रियाशील करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और एक को नहीं करता है। तो देखेंगे आप ग्रंथियां, चूंकि ग्रंथियां सोमैटिक नर्वस सिस्टम से क्रियाशील नहीं होती हैं। आंख होती है, कान होता है और कंकालीय पेशियां होती हैं। तो जाहिर सी बात है आपका ऑप्शन बहुत ही आसानी से मिलता है, वह है ग्रंथियां, यानी कि पहला। अगला प्रश्न है 3 पर्वतमालाओं का कार्य परीक्षण पियाजे ने के अध्ययन के लिए किया था। आप जानते हैं कि जीन पियाजे जो कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए बहुत अधिक जाने जाते हैं, जो कि स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक हैं, स्विस मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई थी। आपको हमने एक स्पेशल वीडियो में वो पढ़ाया है, आप चाहेंगे तो वो वीडियो देख सकते हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन्होंने बताया था कि संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं में होता है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंप्लीट ऑपरेशनल तथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और सभी स्टेज की, सभी अवस्थाओं की अपनी निश्चित विशेषताएं होती हैं। उसमें संज्ञानात्मक विकास भिन्न भिन्न होता है। उसी में एक विकास उन्होंने सेकंड स्टेज में, जिसे कहा गया प्री ऑपरेशनल स्टेज, उस स्टेज में इगोसेंट्रिज्म एक विकास देखा जाता है बच्चों में, जिसे अहम केंद्रवाद कहा जाता है। उसके लिए उन्होंने 3 पर्वतमालाओं को बच्चों के समूह लिए थे। उसमें से उन्होंने एक टेबल पर 3 पर्वतमालाओं का मॉडल दिखाया था। एक पे बर्फ जमी हुई थी, एक में रेड क्रॉस था और एक पे झोपड़ी थी, और उसको निगरानी के लिए गुड़िया रखी गई थी। तो उसमें वहां पर उनका अध्ययन था कि बच्चों की सोच में उदासीनता की जांच करना। इसके आधार पर उन्होंने देखा कि अहम केंद्रवाद, यानी कि उनकी अपनी एक तटस्थता नहीं थी, वहां पे अपना एक विचार प्रस्तुत करने का प्रयास करते थे। उसमें अहम केंद्रवाद का अध्ययन किया था उन्होंने। तो अवश्य ही 47 का जो आंसर आपको मिल रहा है वह का अहम केंद्रवाद मिल रहा है। आप पियाजे की वीडियो में आपको अहम केंद्रवाद बहुत ही विस्तृत रूप से, स्पष्ट रूप से आपको समझाया गया है। आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। उसमें बहुत ही सरल शब्दों में आपको पियाजे की संपूर्ण सिद्धांत को समझाया गया है। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तो रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वक्र किसका वर्णन करता है? यहां पर सिग्नल डिटेक्शन थियरी की बात की जा रही है। सिग्नल डिटेक्शन थियरी में ROC एक तरह का वक्र होता है जो हिट रिस्पांस तथा फॉल्स अलार्म के आधार पर बनाया जाता है। तो कह रहा है कि यह प्रश्न कह रहा है कि वक्र किसका वर्णन करता है? 2 उद्दीपनों के बीच अंतर मापने के लिए आवश्यक दोनों लघुत्तम में। तो ये नहीं हो सकता है। अस्थायी उद्दीपन तीव्रता के हिट्स और मिथ्या संकेतकों के अनुपात के बीच संबंध के बारे में। तो अवश्य ही आप देखेंगे तो जो आपका ऑप्शन सही होगा, मैंने बताया, तो आप देखेंगे इसमें अस्थायी उद्दीपन द्वारा हिट
तथा मिथ्या संचेतनों के अनुपात के बीच संबंध की बात की जा रही है। हिट रिस्पांस तथा फॉल्स अलार्म के जो अनुपात होता है उसी के आधार पर जो है आरओसी वक्र तैयार किया जाता है, जो संवेदी तथा असंवेदी उद्दीपकों के आधार पर उद्दीपनों की पहचान करता है। तो अवश्य ही जो आपका ऑप्शन इसमें सही होगा वो ऑप्शन सही होगा बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्कूल विद्यार्थियों की तुलना में माध्यमिक स्कूल विद्यार्थी का प्रयोग ज्यादा करते हैं। अब बात की जा रही है एक निश्चित एज स्तर की बात की जा रही है कि जो प्राथमिक स्कूल के बच्चों का विकास होता है कॉग्निटिव, वह माध्यमिक स्कूल के बच्चों की तुलना में कैसे भिन्न होता है, वो किसका उपयोग करते हैं। वह रिहर्सल करते हैं, विस्तारीकरण करते हैं यानी कि इलोब्रेशन करते हैं, या मेटाकॉग्निशन करते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर हम इलोब्रेशन की बात करें तो वह भी प्राथमिक स्तर के बच्चे नहीं कर पाएंगे। अधिसंज्ञान की बात करें यानी कि मेटाकॉग्निशन की बात करें तो वह भी प्राथमिक स्कूल के बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो उनकी तुलना में स्कूल में क्या करते हैं जो कि आपको कूट में बताना है, तो जाहिर सी बात है कि रिहर्सल भी कर लेंगे, विस्तारीकरण कर लेंगे और अधिसंज्ञान भी कर लेंगे। तो इस आधार पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा डी, यानी कि 1, 2 और 3। आइए अगले प्रश्न और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर हम बात करें, जो कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में तथ्य दिया हुआ है और मनोवैज्ञानिकों का नाम दिया हुआ है। मनोवैज्ञानिकों के नाम में गेट्जेल एवं जैकन, गॉर्डन, टॉरेंस और रोजर्स। वहीं तथ्य में दिया हुआ है सृजनात्मकता की उत्पाद के आधार पर व्याख्या, यानी कि क्रिएटिविटी की व्याख्या उत्पाद के आधार पर किसने की। तो आप देखेंगे कि उत्पाद के आधार पर जो व्याख्या की थी वो रोजर्स ने की थी। तो आप इसको कैसे मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे 4 से। वहीं सेकंड बात करें सृजनात्मकता की प्रक्रिया के आधार पर, यानी कि एक प्रोसेस के आधार पर सृजनात्मकता की व्याख्या करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो टॉरेंस थे। तो अवश्य ही आप इसको मिलाएंगे 3 से। वहीं सृजनात्मकता की व्यक्तित्व के गुणों की, यानी कि ट्रेड्स के आधार पर अगर शील गुणों की व्याख्या किया था कोई, तो वह वैज्ञानिक कौन था, गेट्स एंड जैक्सन थे। तो आप इसे मिलाएंगे फर्स्ट से। अब आपके पास एक ऑप्शन बचता है, गॉर्डनर ने अभिप्रेरणा के कारकों के रूप में व्याख्या की थी। तो आप मिलाएंगे सेकंड से। इस आधार पर जो आपका ऑप्शन सही होगा 4, 3, 1 और 2। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा 4, 3, 1 और 2, वो आपको मिलेगा डी में, और आपका ऑप्शन सही होता है डी। हमें उम्मीद है कि आपको इन सभी प्रश्नों पर व्याख्यात्मक परिचर्चा मिली होगी, जो आपको मनोविज्ञान से संबंधित विभिन्न एग्जामों में उपयोगी सिद्ध होगी, आपको लाभ पहुंचाएगी। तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको यह व्याख्यात्मक परिचर्चा कैसी लग रही है और इसे और भी बेहतर बनाने के लिए आप द्वारा क्या सुझाव दिया जा सकता है। आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।